Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in our next class. Dear students, हम इस वक्त ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंडर जो यूनिट 3 है उसमें हम एक्चुअली इस वक्त डिजीज पढ़ रहे हैं। हमने कंप्लीट किया बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज एंड प्रोटोजोअन डिजीज। और आपको याद होगा बैक्टीरियल डिजीज में हमने ऑलमोस्ट 20 डिजीज पढ़े, जो वायरल डिजीज है उसमें हमने ऑलमोस्ट 15 डिजीज पढ़े, और जो प्रोटोजोअल डिजीज है उसमें हमने ऑलमोस्ट जो है 10 to 11 डिजीज पढ़े। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक और क्लास ऑफ डिजीज जिन्हें हम बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज, यानी कि वो डिजीज जो होती है किसकी वजह से, हेलमिंथीज। हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो हेलमिंथीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वर्म्स, हेलमिंथीज, प्लैटे हेलमिंथीज यानी कि फ्लैट वर्म्स, और निमैटे हेलमिंथीज या एस्केलमिंथीज जिन्हें हम बोलते हैं राउंड वर्म्स। यानी कि वो डिजीज जो होती है किसकी वजह से, वर्म्स की वजह से, हेलमिंथीज की वजह से, उन्हीं को हम बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज। तो इस कैटेगरी में, इस टॉपिक में आज हम स्टडी करेंगे वो डिजीज जो होती है फ्लैट वर्म से या जो होती है राउंड वर्म से। नाउ स्टूडेंट्स, without wasting time, we'll start today's topic, human health and disease. Human health and disease, ये यूनिट 3 है। तो इस यूनिट 3 में हम स्टार्ट करेंगे आज एक अदर क्लास ऑफ डिजीज जिसे हम बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज यानी कि वो डिजीज जो किसकी वजह से होती है, बिकॉज ऑफ हेलमिंथ, बिकॉज ऑफ वर्म्स, बिकॉज ऑफ प्लैटे हेलमिंथीज, बिकॉज ऑफ निमैटे हेलमिंथीज। सो वो सारे डिजीज जो फ्लैट वर्म्स की वजह से होती है या जो राउंड वर्म्स की वजह से होती है उन्हें हम बोलते हैं हेलमिंथिक डिजीज। तो आज इस कैटेगरी में जो पहली डिजीज हम स्टार्ट करेंगे उसका नाम है शिस्टोसोमियासिस। शिस्टोसोमियासिस, ठीक है। इसका एक और नाम है बिलहजारी, या इसे हम बोलते हैं स्नेल फीवर। अब हम देखेंगे जो शिस्टोसोमियासिस है, बिलहर्जिया या स्नेल फीवर, इसका हम पहले देखेंगे कॉजेटिव एजेंट। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है, जैसे नाम से ही पता चलता है, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ये इसका कॉजेटिव एजेंट है। याद रखिएगा, हमें हमेशा जब भी हम कोई डिजीज स्टडी करेंगे उसका कॉजेटिव एजेंट हमें याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो यहां मैं इसको 3 स्टार दे रहा हूं क्योंकि कॉजेटिव एजेंट पे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस डिजीज का जो, इस वर्म का जो कॉमन नेम है वो क्या है, वो है ब्लड फ्लूक। इस पे भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। कॉमन नेम यानी कि जो शिस्टोसोमा हेमेटोबियम है इसका कॉमन नेम क्या है, ब्लड फ्लू। एक्चुअली अगर आपको याद होगा, हमने जब 11th क्लास में, या अगर आप मेरा वीडियो देखोगे यूट्यूब पे, आप जाके देखोगे, वीडियो देखोगे, तो वहां पे मैंने जो किंगडम एनिमेलिया पढ़ाया है, किंगडम एनिमेलिया में हमने प्लैटे हेलमिंथीज को रीड किया। तो वहां पे हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा है कि कौन से प्लैटे हेलमिंथीज जो नॉन पैरासिटिक है और कौन से जो है पैरासिटिक है। तो पैरासिटिक में हमने 2 वहां पे है, एक तो है टेप वर्म्स और दूसरा है जिनको हम बोलते हैं फ्लूक वर्म्स। तो ये जो शिस्टोसोमा हेमेटोबियम ये फ्लूक वर्म है, क्योंकि ये बिल्कुल हम कह सकते हैं इसकी जो शेप है वो बिल्कुल लीफ लाइक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लूक। तो जो ब्लड फ्लूक है, क्योंकि ये रहता है ब्लड, ये रहता है एक्चुअली कहां पे, ब्लड में रहता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ब्लड फ्लूक। तो क्वेश्चन ये है कि अब हम सेकंड देखेंगे कि इसका ट्रांसमिशन कैसा है, आखिर ये कैसे हमारे बॉडी में फैलता है। ध्यान से देखिए, ये जो वर्म है
ये हमारे बॉडी में दाखिल होता है जब ये हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा। यानी कि जो एक वर्म है, जब ये हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट में आ जाता है तो ये हमारी बॉडी में दाखिल होता है। ना ये ओरल के थ्रू पास ऑन होता है, ना किसी और के थ्रू पास ऑन होता है। ये मोनोजेनेटिक है ये वर्म। अगर हम किसी ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो बिल्कुल नॉन हाइजीनिक है, जो पोल्यूटेड है, और जिस वाटर में सबसे ज्यादा ये लार्वे होंगे, तो ये लार्वा हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता, बाइट करता, हमारी स्किन को पेनिट्रेट करता है। उसके बाद जो स्किन के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज होती है, वेन्यूल्स होते हैं, उन्हीं वेन्यूल्स के अंदर ये दाखिल होके हमारे ब्लड में दाखिल होता है और वहीं पर रहता है। तो ये स्टे करता है हमारे ब्लड में। आफ्टर अटेनिंग मैच्योरिटी ये कॉपुलेशन करता है, और कॉपुलेशन के बाद ये रिलीज करता है एग्स, और वो एग्स जो होते हैं वो हमारे इंटेस्टीन फीकल मैटर के थ्रू बाहर आ जाते हैं। और वो एग जो फीकल मैटर है वो मिलता है किसके साथ? वाटर के साथ, उसको कंटेमिनेट करता है, और उस वाटर में ये एग जो है हैच हो जाता है और उनसे रिलीज होता है लार्वा, और वो लार्वा हमारी स्किन को फिर से एंटर होते हैं। तो वी कैन राइट ट्रांसमिशन, द लार्वा enters into our body through skin after the contact। यानी कि जब ये लार्वा हमारी बॉडी में दाखिल कैसे होगा? जब ये हमारी स्किन के साथ कांटेक्ट करेगा। तो याद रखिएगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये हमारी बॉडी में एंटर होगा थ्रू स्किन। और फिर कहा जाता है जो लार्वा है वो रहता कहाँ है? हमारे ब्लड में। द लार्वा एंटर्स इनटू आवर बॉडी थ्रू स्किन आफ्टर द कांटेक्ट। द लार्वा रीचेस इनटू आवर ब्लड थ्रू वेन्यूल्स। यानी कि ये हमारे ब्लड में रहता है। कैसे? जब ये हमारे स्किन को क्रॉस करता है और स्किन के नीचे जो कैपिलरीज होती है उन्हीं के थ्रू हमारे बॉडी में पहुंचता है। उसके बाद सिम्टम्स, ध्यान से देखिए बेटा। देखिए जो लार्वा है ये मेनली इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स क्रिएट करता है। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स जिसमें नौशिया। देखिए इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, क्योंकि लार्वा जो है रहता तो हमारे ब्लड में है, लेकिन उससे हमारे इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स होते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, और एक और चीज जो है इसकी वजह से होता है वो है हमारा एनीमिया हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो लार्वा है ब्लड में रह के, ध्यान से सुनिए, ब्लड में रह के ये आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है, ये हीमोग्लोबिन को एंगल्फ करता है, क्योंकि शिस्टोसोमा हेमेटोबियम के लिए आयरन मस्ट है, तो ये उसी को हमारे हीमोग्लोबिन को खाता है, और जिससे वजह से हमें एनीमिया और जॉन्डिस होती है। नाउ एक पॉइंट याद रखिए कि जो शिस्टोसोमा हेमेटोबियम है इसका साइकिल कैसे है, इसका साइकिल है, इसका लाइफ साइकिल कैसे चल रहा है, ध्यान से देखिए। ऑल्दो हमें लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टडी नहीं करना है क्योंकि वी आर स्टडिंग द पैथोलॉजी में हमें ज्यादातर कॉजेटिव एजेंट, ट्रांसमिशन और उसके सिम्टम्स और प्रिवेंटिव मेजर्स पता होने चाहिए। जो ये लार्वा है, देखिए जब ये हमारे बॉडी में दाखिल होता है, ये हमारे बॉडी में जब ये एडल्ट हो जाता है, जब ये मैच्योरिटी अटे, पहले जाता है हमारे वेन्यूल्स में स्किन के थ्रू, उसके बाद पहुंचता हमारे ब्लड में, और ब्लड से निकल के फिर ये पहुंचता हमारे इंटेस्टाइन में, वहां पे ले करता है एग्स, यानी कि हमारे लवर जो है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां पे ले करता है एग्स, और वो एग्स फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं। जब वो एग्स फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाते हैं तो वो एग स्किन के साथ मिलता है, पानी के साथ मिलता है, वाटर के साथ मिलता है, और उस वाटर में अगर हमारा गुजर है, हमारा रहना सहना, से सपोज देखिए फॉर एग्जाम्पल द पीपल हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स, जैसे फार्मर्स है वो खेतों में काम करते हैं, या छोटे बच्चे ऐसे जो गंदे पानी में अक्सर नहाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में नहाते हैं, जब वो गंदे पानी में नहाते हैं तो उस गंदे पानी में ये एग्स है जो फीकल मैटर से आया है। मैंने आपको अभी बोला कि जिनके घरों में
हम कह सकते हैं पक्का लेबोरेटरीज नहीं है, शौचालय नहीं है, वो ओपन डेफिकेशन करता है, ओपन फील्ड्स में डेफिकेशन करते हैं, फील्ड्स में डेफिकेशन करते हैं। तो अगर किसी को ये डिजीज है तो उसके एलिमेंट्री के नाम, उसके इजेक्शन में, जो उसके फीकल मैटर में ये इनके एग्स होंगे। जब कभी बाढ़ आती है, आपको पता ही होगा इस वक्त इंडिया के मेजॉरिटी स्टेट्स में इस वक्त मानसून चल रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा वहां पे सैलाब फ्लड्स होते हैं। तो जो ये पानी है इन एग्स को ले जाते हैं दूर दूर इलाकों में, इवन जो ड्रिंकिंग वाटर को भी कंटेमिनेट करता है, तो ये पानी में रहते हैं। अब कहीं पे जब वहां पे टेम्परेचर राइज होता है, बच्चे स्टैग्नेंट वाटर में नहाने के लिए जाते हैं, तो स्टैग्नेंट वाटर में जो ये एग्स होते हैं, ये एग्स हैच होकर इनमें से लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा इनके स्किन को बाइट करके इनकी स्किन के अंदर पेनिट्रेट होते हैं। तो ये एक तरीका है। दूसरा ये है कि जो फ्रेश वाटर होता है, आई मीन से जो पानी है, जो सलाइन वाटर नहीं होता, उस पानी में स्नेल्स भी रहते हैं। तो वो स्नेल्स इन एग्स को एंगल्फ करते हैं, वो जब पानी लेते हैं तो उसके साथ वो इन एग्स को भी लेते हैं। तो उनके बॉडी के अंदर जो एग्स है हैच हो जाते हैं, वहां से क्या निकलता है, लार्वा। और लार्वा किसी तरीके से भी बॉडी से, इस स्नेक की बॉडी से बाहर आ जाता है, उसके बाद ये एक ह्यूमन को पेनिट्रेट करता है। तो दैट मीन्स, ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, eggs are released through feces। तो डिफिकेशन में एग्स रिलीज हो जाते हैं। ये एग्स कहां जाते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर। ये एग्स कहां पहुंचते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर में। वहां पे एग्स क्या हो जाते हैं, दो चीजें होती है, आइदर snails engulf eggs and hatch releases larva। तो जो स्नेल्स है उनमें जो एग्स है वो हैच हो जाते हैं और वो क्या रिलीज करते हैं, लार्वा रिलीज करते हैं। और द एग्स हैच इन वाटर, एग्स जो है हैच होता है पानी में, वहां से भी जो लार्वा निकलते हैं और वो लार्वा डायरेक्टली किसको करते हैं, पेनिट्रेट्स स्किन, और कहां पहुंचता है, मैन। तो जिस तरह ये इसका लाइफ साइकिल है। देखिए कैसे, जब एक इन्फेक्टेड बॉडी है उसके अंदर शिस्टोसोमा हेमेटोबियम है, वो एग्स रिलीज करते हैं और वो एग्स फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। वो एग्स मिक्स होता है किसके साथ, पानी के साथ। मैंने आपको समझा, याद रखिए, जब एक ओपन डेफिकेशन होती है, जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, जिनके घरों में लेबोरेटरी सिस्टम नहीं है, जो ओपन फील्ड्स में डेफिकेशन करते हैं, जब बारिश होती है, जब फ्लड्स आते हैं, तो वो फ्लड्स उस फीकल मैटर को अपने साथ लेता है, मिक्स करता है वाटर बॉडीज के साथ, और उस वाटर बॉडीज में इन एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं, या तो उनको स्नेल्स एंगल्फ करते हैं, और स्नेल्स एंगल्फ करने के बाद उनके बॉडी में, स्नेल्स के बॉडी में वो एग्स जो हैच होते हैं और वो रिलीज करते हैं लार्वा, या डायरेक्टली पानी में जो ये एग्स हैच होते हैं और लार्वा को रिलीज करते हैं। उसके बाद ये लार्वा एक ह्यूमन बॉडी जैसे जो छोटे बच्चे उस पानी में नहाते हैं, उनके स्किन को पेनिट्रेट करते हैं, या कुछ लोग जो है ओपन फील्ड्स में काम करते हैं, फार्मर्स हैं, उनके स्किन को पेनिट्रेट करके उनके बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। तो इस तरह ये इसका साइकिल है। तो इसमें एक पॉइंट याद रखिए, जो मैन है वो इसका प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट, मैं यहां पे लिखता हूं प्राइमरी होस्ट, मैन इज अ प्राइमरी होस्ट। और इवन बहुत सारी बुक्स लिखते हैं जो स्नेल है वो उसका सेकेंडरी होस्ट है, सेकेंडरी होस्ट। ये दो पॉइंट आप इंपॉर्टेंट याद रखिए। प्रिवेंशन में क्या याद रखिए, देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, जिनका जो लोग स्टैग्नेंट वाटर में जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में गंदे पानी में अपने आप को नहाते हैं, कपड़े धोते हैं, बाकी काम में बर्तन धोते हैं, उनको इंश्योर करना चाहिए कि कंटेमिनेटेड वाटर हो, स्टैग्नेंट वाटर हो, जो गंदा पानी हो, उसमें न नहाना चाहिए, न कपड़े ही धोने चाहिए, न कोई और काम करना चाहिए। इसी तरह जो फार्मर्स ओपन फील्ड्स में काम करते हैं, वहां पे उनको पता ही है कि चांसेस होता है वहां पे इसके, तो उनको कोशिश करना चाहिए कि अपने आप को वहां जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्लीन करें। अब जिन्हें ये डिजीज हुई है, अब सपोज जिनको शिस्टोसोमियासिस हुई है, जिनको बिलहर्जिया हुआ या स्नेल फीवर हुआ है,
तो उन्हें क्या होगा, उनको इसके लिए एंटी हेलमिथिक ड्रग्स देते हैं ताकि दे विल बी रेस्क्यू, दे विल बी वो इससे, इस बीमारी से ठीक हो जाएंगे। दैट वाज शिस्टोसोमियासिस। ये पहली डिजीज हमने प्लेटिहेल्मिंथीज, हेलमिथिक डिजीज के अंडर पढ़े, शिस्टोसोमियासिस या बिलहार्जिया या स्नेल फीवर। अब हम इसकी दूसरी कैटेगरी, दूसरी डिजीज पढ़ेंगे जिसका नाम है टीनियासिस और व्हाट वी कॉल्ड एज टेपवर्म या टेपवर्म डिजीज। कॉमनली हम इनको बोलते हैं टीनियासिस। ये दूसरी है जो प्लेटिहेल्मिंथिक डिजीज है। नाउ सेकंड डिजीज, उसे हम कहते हैं टीनियासिस। टीनियासिस, देखिए टीनियासिस डिजीज जो है, पहले हम देखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट। हम कॉमन लिखेंगे इसका कॉजेटिव एजेंट जो है टेपवर्म। टेपवर्म के दो स्पीशीज है, एक है टीनिया सोलियम और दूसरा है टीनिया सेजिनेटा। सो टीनियासिस ये वो डिजीज है जो होती है इंसानों में, जो होती है ह्यूमंस में। किसकी वजह से? टेपवर्म की वजह से। यू रिकॉल, इफ यू आप रिकॉल कीजिए प्लेटिहेल्मिंथीज जो हमने पढ़ा है क्लास 11th में, एवं जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें भी आपको ये इसका टॉपिक मिलेगा। एनिमल किंगडम के अंडर हेलमिंथिक डिजीज में हमने पढ़ा है, वहां पे प्लेटिहेल्मिंथीज हमने पढ़ा है। वहां पे प्लेटिहेल्मिंथीज में हमने पढ़े हैं कि हम कैसे दो क्लास ऐसे है फाइलम प्लेटिहेल्मिंथीज में जो पैरासिटिक है। एक है फ्लूक वर्म्स जो भी हमने पढ़ा, शिस्टोसोमा हेमेटोबियम, और दूसरा जिन्हें हम बोलते हैं टेपवर्म जो बिल्कुल रिबन बॉडी है, जिनकी शेप जो है वो बिल्कुल रिबन बॉडी की तरह होती है, रिबन बॉडी, तो इन्हें बोलते हैं टेपवर्म। जो टेपवर्म है इसके दो स्पीशीज है, एक है टीनिया सोलियम और दूसरा टीनिया सेजिनेटा। जो टीनिया सोलियम है, ध्यान से देखिए, जो टीनिया सोलियम है इसे हम कॉमनली कहते हैं पोकवर्म। क्यों कहते हैं पोकवर्म? क्योंकि इस पैथोजन का जो सेकेंडरी होस्ट है वो है पिग, जिसे हम स्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, तो टीनिया सोलियम जो है इसका कॉमन नेम है पोकवर्म क्योंकि इसका सेकेंडरी होस्ट पिग है। टीनिया सेजिनेटा का जो कॉमन नेम है उसका नाम है बीफर्म, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो है कैटल। कैटल में काउ, ऑक्स, बफेलो है, वो मेनली है। तो शीप और गोट उतने ज्यादा नहीं है। तो अब ध्यान से देखिए, ये पॉइंट आपको याद रखना होगा कि टीनिया सोलियम का कॉमन नेम क्या है? पोकवर्म। इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। पोकवर्म का सेकेंडरी होस्ट क्या है? पिग। और टीनिया सेजिनेटा का कॉमन नेम क्या है? बीफर्म, और उसका होस्ट कौन है? वो है कैटल। अब मुझे याद है जब हम लोग एंट्रेंस एग्जाम देते थे तो उस वक्त जो क्वेश्चन अक्सर जो 2-3 सालों से कंटिन्यूअसली पूछा गया है उस वक्त के एंट्रेंस, एमबीबीएस एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, वो क्या था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ऑकर्स ओनली इन हिंदू पॉपुलेशन या हिंदू वर्ल्ड। देखिए, जो हमारे हिंदू बरादर्स हैं, जो हमारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, तो उनमें भी जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो पिग को पालते हैं, वो पिग का दूध भी पीते हैं, वो पिग का मीट भी खाते हैं। तो जो पिग का मीट है, जो टीनिया सोलियम है, उसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग। अब जब लोग पिग का मीट खाएंगे, रॉ पिग खाएंगे, तो उनके बॉडी के अंदर पोकवर्म या टीनिया सोलियम आ जाएगा। सो दैट मीन जो टीनिया सोलियम या पोकवर्म है ये सिर्फ हिंदू पॉपुलेशन को होता है, हिंदू लोगों को होता है, हिंदू मजहब के लोगों को होता है। क्यों? क्योंकि हिंदुइज्म में कुछ लोअर कास्ट के लोग ऐसे हैं जो पिग्स को पाल के उनका मीट खाते हैं। तो आपको पता ही है कि जो मुस्लिम बोला, मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको तो पिग का देखना, उनका नाम लेना ही गुनाह है, तो देखना तो दूर की बात है, और वो बाकी चीज। तो टीनिया सेजिनेटा जो है इसका सेकेंडरी होस्ट कैटल है। तो हम लोग बीफ खाते हैं, हम लोग कैटल खाते हैं, हम लोग कैटल का मीट खाते हैं। लेकिन हिंदू पॉपुलेशन में जो अपर कास्ट के लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, वो फ्लैश नहीं खाते, मीट नहीं खाते, तो उनके अंदर ये डिजीज नहीं पाएगी। ठीक है, लेकिन नाउअडेज ये ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि अब बहुत सारे हिंदू ऐसे हैं जो मीट खाते हैं, तो उस वक्त से उनके अंदर भी ये डिजीज होने के चांसेस है।
तो इसीलिए कहा जाता है जो टीनिया सेजिनेटा या बी फॉर्म, ये ज्यादा सिर्फ किन में देखा जाता है, मुस्लिम पॉपुलेशन में। तो ये दो आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखना होगा। अब हम पढ़ेंगे इसका ट्रांसमिशन की, यानी कि ये जो डिजीज है कैसे पास ऑन होती है ह्यूमन बॉडी में, यानी कि इसका ट्रांसमिशन कैसा है, ये कैसे बॉडी के अंदर है। याद रखिए, जब रॉ कुक, व्हेन a person eats, when a person eats raw या undercooked मीट, जो लोग मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, लेकिन कौन सा फ्लैश, रॉ फ्लैश या अंडर कुक्ड मीट। कुछ लोगों को आदत होता है वो ज्यादा मीट को फ्राई नहीं करते, ऐसे थोड़ा बहुत मामूली फ्राई करते हैं, सुपरफिशियल फ्राई करते हैं, उसके बाद खाते हैं। क्योंकि जो अच्छे से पकाया हुआ मीट नहीं होगा, तो उसमें कैटल मीट की बात कर रहा हूं, या सपोज जो लोग पिग मीट खाते हैं, तो अगर उनको अच्छे से फ्राई नहीं किया गया तो उस जो एक पैथोजन है, टेपवर्म है, ये मसल के अंदर रहता है। तो जब तक हीट मसल के अंदर पहुंचेगी तब तक इस पैथोजन को किल करना, इसके लार्वा को किल करना बहुत मुश्किल है। तो ये बॉडी में डिजीज क्रिएट करता है। तो इसीलिए इसका ट्रांसमिशन क्या है कि देखिए, जैसे बहुत सारे मुसलमान जो है वो बारबेक्यूज खाते हैं, तो बारबेक्यू जो मेजॉरिटी बारबेक्यूज वो सुपरफिशियली उसको बर्न करते हैं, वो अंदर से उसकी हीट जो है उसके अंदर नहीं पहुंचती है। हमने बाहर से देखा वो फ्राइड है, हम उठते हैं उसको खाते हैं, लेकिन हम अंदर तक नहीं देखते वो हीट जो है अंदर पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो जब वो मीट खाते हैं वो रॉ मीट होता है, अंडर कुक्ड मीट होता है, तो वो जब बॉडी के अंदर पहुंचता है उस मीट के अंदर जो है वो होता है पैथोजन लार्वा होता है, जो हमारी बॉडी में डिजीज करता है। नाउ ट्रांसमिशन के बाद इसके सिम्टम्स, मैं सिम्टम में सिर्फ एक ही टर्म लिखूंगा, आपको पता चल कि इससे पहले हमने बहुत डिजीज में ये पढ़ा, वह है इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स, क्योंकि जो ये पैथोजन है, जो टीनिया सोलियम हो या टीनिया सेजिनेटा हो, हम बात करेंगे टेपवर्म की, इनके आगे जो इनका हेड होता है वहां पे होता है हुकर्स, ये पायर्स करता है उसको कहां पे, इन द म्यूकोजा। तो जब ये एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोजा में, स्पेशली इन इंटेस्टीन, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टीन के म्यूकोजा में जब ये उन हुक्स को पायर्स करता है, तो ये खुद को वहां पे रोक के रखता है। उसके बाद ये क्या करता है, ये उस म्यूकोजा को डिजेनरेट करता है, जिसकी वजह से पहले क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, और उसके बाद डायरिया भी इंसान हो जाता है, फीवर भी जाता है, ठीक है। और क्रॉनिक केस में अल्सरेशन हो जाती है, लॉस ऑफ ब्लड विद द स्टूल भी होता है। इससे मैंने जनरल में क्या लिखा, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। मैं इस टीनिया टेपवर्म का हम यहां पे थोड़ा पढ़ेंगे लाइफ साइकिल, ऑल्दो हमें लाइफ साइकिल डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसमें एक साइकिल पढ़ेंगे कि ये किस तरह हमारे बॉडी की एंटर होता है। ध्यान से सुनिए। देखिए, हम बात करेंगे एक ऐसे ह्यूमन की जिसको इन्फेक्शन है, जिसको टीनियासिस है। अब इस ह्यूमन को इन्फेक्शन है, तो ये ह्यूमन जाता है डेफिकेशन के। देखिए, यहां पे मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इंडिया जो है, इंडिया में मेजॉरिटी लोग ऐसे हैं जिनके पक्के, हम कह सकते हैं वेल बिल्ट हाउस नहीं है, हम ये कह सकते हैं पक्के मकान नहीं है। तो जब उनके पास पक्के मकान नहीं है तो पक्का लेवल सिस्टम होगा कहां, क्योंकि इंडिया में सबसे मेन प्रॉब्लम है शौचालय की। क्योंकि बहुत सारे लोग जो गरीब है, जो स्लम एरियाज में रहते हैं, या जो डेली बेस पे काम करते हैं, डेली बेस पे अर्न करते हैं, जिनके घरों में हम कह सकते हैं जिनके रोजी रोटी, जिनके वेजेस बिल्कुल बहुत लो है, और वो अपने लिए एक हाउस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, तो शौचालय की तो बात ही नहीं है। क्योंकि एक मामूली शौचालय बनाने के लिए वी रिक्वायर ऑलमोस्ट 50,000 to 1 lakh रुपीज। तो ये उनके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट है टू मेक टू कंस्ट्रक्ट कच्चा पक्का लेबोरेटरी। और चूंकि वो उन इलाकों में रहते हैं जहां पे फ्लड्स के कंटिन्यूसली चांसेस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दे ऑलवेज प्रेफर ओपन डेफिकेशन। क्योंकि तो उन्होंने अपने माँ बाप को देखा ओपन डेफिकेशन के, वो खुद भी जाते हैं। जब उनने घर के बड़े सदस्य, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स को देखा, तो वो भी जाते हैं। उसके बाद जब उनकी ग्रोथ होती है तो उनका मेंटल सेटअप ऐसा ही है, तो उनके बच्चों के भी ऐसा ही सिस्टम होता है। इंडिया का जो इस वक्त आपको
पता है ये मॉनसून चल रहे हैं, फ्लड्स होते हैं, तो जब फ्लड्स होते हैं, जब ये लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, तो जिस इंसान को डिजीज है, जिस इंसान को ये डिजीज है, जिसको ये टीनियासिस है, जब वो ओपन डेफिकेशन के लिए फील्ड्स में जाता है, ओपन एनवायरनमेंट में जाता है, ओपन एरिया में जाता है, तो उसका जो फीकल मैटर है उसमें जो है उसमें एग्स होता है। जब बाढ़ आती है, जब फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड्स इस फीकल मैटर को अपने साथ लेता है। इस फीकल मैटर में जो एग्स है उस पानी के साथ बह के डिफरेंट रीजन, डिफरेंट इलाकों में पहुंचते हैं। अब किसी जगह स्टैग्नेंट वाटर है या कहीं पर पानी है, तो सपोज लोग जो है उन्हें ऐसे ही पानी पिया, कंटेमिनेटेड वाटर, उस कंटेमिनेटेड वाटर में एग्स है। या उतना ही नहीं, सपोज ये जो पानी है, ये जो हम कह सकते हैं ये जो फीकल मैटर है, ये पानी ने अपने साथ लिया, ये तो ग्रास एरिया में पहुंचा या फील्ड्स में पहुंचा। अब वहां पे पिग या हम कह सकते हैं कैटल आता है, वो एक घास खाती है। जब वो एक घास खाती है, उन घास पे क्या पाए जाते हैं? एग्स पाए जाते हैं। तो ये एग्स इनके बॉडी में दाखिल हो जाते हैं। अब जब पिग ने कहीं पे ग्रास खाया या अगर कैटल ने ग्रास खाया, उसने क्या खाया? एग खाया। कौन सा एग खाया? इस टेपवर्म का एग। तो ध्यान से सुनिए, यहां पे सबसे पहला क्या होता है? एग्स आर रिलीज्ड, जिसको हम कहते हैं ऑनकोसिफियर। एग्स का दूसरा नाम क्या है? ऑनकोसिफियर। कब रिलीज होता है? ड्यूरिंग फीकल, ड्यूरिंग डेफिकेशन, यानी कि जब डेफिकेशन होती है, जब एक इंसान इन्फेक्टेड पर्सन जिसको टीनियासिस है, जब वो इंजेक्शन के लिए जाता है, जब वो डेफिकेशन के लिए जाता है, उसके फीकल मैटर में क्या पाया जाता है? एग्स पाए जाते हैं, जिनको हमने क्या नाम दिया? ऑनकोसिफियर। फिर जब फ्लड्स आते हैं, तो फ्लड्स इन फीकल मैटर को अपने साथ लेता है, वो डिफरेंट रीजन तक उनको पहुंचाता है, और उनके साथ जो फीकल मैटर में एग्स भी होते हैं, वो भी उन डिफरेंट रीजन्स के साथ पहुंचते हैं। कहां पे? से सपोज किसी फील्ड्स में, हम कह सकते हैं फील्ड्स में पहुंचता है, या फिर पहुंचता है कहां पे? जहां पे ग्रासी एरिया होगा, जहां फील्ड्स होते हैं, तो वहां पहुंचते हैं। तो जब ये वहां पे पहुंचता है ये एग्स, तो ये एग्स क्या होता है? अब ये ग्रास रीजन पे आ गया, वहां पे जो पिग है या वहां पे जो हम कह सकते हैं कैटल है, वो पिग और कैटल जो है वो इन एग्स को, उस ग्रास को खाते हैं। लेकिन ग्रास को खाने के बाद क्या होता है? वो इन एग्स को भी एंगल्फ करते हैं, तो वो एग्स इनके बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं। तो जब वो एग्स इनके बॉडी के अंदर पहुंचे, किनके अंदर पहुंचे? सेकेंडरी होस्ट। कौन है? पिग और कैटल। तो मैं यहां पे लिखूंगा एग्स hatch inside the alimentary canal of secondary host. Pig या कैटल। तो जो एग्स है ये हैच होते हैं कहां पे? एलिमेंट्री कैनाल में। किसके एलिमेंट्री कैनाल में? सेकेंडरी होस्ट के एलिमेंट्री कैनाल में, जिसका नाम है पिग या कैटल। तो जब एग्स हैच होते हैं, वहां से क्या निकलते हैं? लार्वा। उन लार्वा को क्या नाम देते हैं? हेक्साकंथ। उन लार्वा को बोलते हैं हेक्साकंथ लार्वा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो हेक्साकंथ लार्वा ये कहां पे पाया जाता है? ये पिग या कैटल, यानी कि ये सेकेंडरी होस्ट के अंदर होता है। नाउ इस हेक्साकंथ जो है ये एलिमेंट्री कैनाल से कहां पास ऑन होगा? अब ये एलिमेंट्री कैनाल से पास ऑन होगा इनटू द मसल, यानी कि हम बॉडी में ये जो लार्वा ये और हैच होता है, इसको बोलते हैं सर्केरिया लार्वा। यानी कि हेक्साकंथ और सर्केरिया में क्या डिफरेंस है? जब एग्स हैच होंगे, जो लार्वा रिलीज होगा दैट्स हेक्साकंथ। हेक्साकंथ के बाद इसकी और डेवलपमेंट होगी कहां पे? सेकेंडरी होस्ट के अंदर। आई विल राइट इट हियर। सेकेंडरी होस्ट को बोलते हैं सर्केरिया लार्वा। सेकेंडरी होस्ट, चाहे वो पिग हो, चाहे वो सेकेंडरी होस्ट, वो चाहे पिग हो या वो चाहे कैटल हो, तो उसको हम बोलते हैं सर्केरिया लार्वा। उसके बाद जो ये सर्केरिया लार्वा है ये कहां जाता है? ये जाता है अब इस सेकेंडरी होस्ट जो है कैटल या पिग है उसके मसल तक जाता है, उससे बोलते हैं हम सिस्टिसिरकस लार्वा। ये अभी भी लार्वा ही है, सिस्टिसिरकस लार्वा। लेकिन यहां मैं लिखता हूं in the muscle
ऑफ सेकेंडरी होस्ट। तो सेकेंडरी होस्ट के अंदर जो लार्वा है, सेकेंडरी होस्ट का जो मसल मास है, उसी में ये सिस्टिक सर्कस लार्वा पोस्ट। तो हेक्साकंथ इज आल्सो लार्वा, सर्केरिया लार्वा या सिस्टिक सर्कस लार्वा, ये तीनों लार्वा है। लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है? When eggs hatches, when oncospheres hatch immediately in the secondary host, the larva release is known as hexaconth larva. Hexaconth larva develops that circarial larva, यानी कि second stage development है। Second stage development के बाद क्या होता है? शाबाश, third stage development है, उसे बोलते हैं सिस्टिक सर्कस लार्वा। और ये सिस्टिक सर्कस लार्वा कहां पे होता है? सेकेंडरी होस्ट के मसल में, सेकेंडरी होस्ट के मसल में। अब जब ये सेकेंडरी होस्ट का मसल, जो चाहे कैटल हो या पिग हो, जब इस रॉ मसल को या इस रॉ मीट को जब एक इंसान खाता है, तो यहां से क्या है? व्हेन a raw meat is eaten by man। तो जब एक इंसान क्या खाएगा? जब वो ये रॉ मीट खाएगा, कौन सा मीट, चाहे वो पिग का हो चाहे वो कैटल का हो, उसका रॉ मीट खाएगा, उसके रॉ मीट के मसल में क्या है? सिस्टिक सर्कस लार्वा। उस मीट को खाने के बाद ये जो लार्वा है, ये कहां पहुंचता है? स्टोमक में। ये स्टोमक के एसिडिक एनवायरनमेंट को बाईपास करके कहां पहुंचता है? हमारे इंटेस्टीन में। तो जब ये इंटेस्टीन में पहुंचता है, सिस्टिक सर्कस लार्वा और रीच कहां पहुंचेगा? रीच इनसाइड द इंटेस्टीन ऑफ मैन। तो ये कहां पहुंचा? इंटेस्टीन ऑफ मैन, ये इंसान के इंटेस्टीन में पहुंचा। वहां पे जो ये सिस्टिक सर्कस लार्वा, इसकी ओवर डेवलपमेंट होती है और ये किस में कन्वर्ट होता है? एडल्ट स्टेज में। ये वहां पे क्या पहुंचता है? एडल्ट में। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो सिस्टिक सर्कस लार्वा अटेन करता है मैच्योरिटी और क्या कन्वर्ट हो जाता है? एडल्ट। अब जब ये एडल्ट कन्वर्ट हुआ, ये जाके फिर वहां पे क्या करता है? डिजीज करता है। तो यहां पे ध्यान से सुनिए, द डिजीज is caused by adult tapeworm। आपने देखा, चाहे वो हेक्साकंथ लार्वा हो, सर्केरिया लार्वा हो या सिस्टिक सर्कस लार्वा हो, ये तीनों लार्वा सेकेंडरी होस्ट में होते हैं। लेकिन जब एक इंसान रॉ मीट खाता है कंटेनिंग द सिस्टिक सर्कस लार्वा, तो वो जब एक इंसान ने रॉ मीट खाया, जब एक इंसान ने अंडर कुक्ड मीट खाया, बारबेक्यूज खाए, जो रॉ बारबेक्यूज है, जो पूरी तरह से एसिड से हीट से बुने हुए नहीं है, तो उस मीट को खाने के बाद ये जो सिस्टिक सर्कस लार्वा है इंसान के इंटेस्टीन में पहुंचता है। तो इंटेस्टीन में जो मैंने आपको पहले बोला, जो सिस्टिक लार्वा के पास हुक्स होते हैं, ये एडल्ट में कन्वर्ट होता है, इसकी मैच्योरिटी अटेन होती है। और जब ये एडल्ट कन्वर्ट हो जाता है, तो एडल्ट बनके ये क्या करता है? ये इंसान के अंदर डिजीज क्रिएट करता है। तो आपने देखा, कहीं पे भी लार्वा डिजीज नहीं करता। डिजीज कौन करता है? एडल्ट। वही मैंने कहा कि जो ये डिजीज है, इट्स ऑलवेज कॉज्ड बाय एडल्ट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज इज कॉज्ड बाय एडल्ट। यहां पे लार्वा डिजीज नहीं करता है। मैं यहां पे इसको 3 स्टार देता हूं। डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय लार्वा। ये कौन सी डिजीज है? एडल्ट डिजीज है। 3 years बाय एडल्ट वर्म, यानी कि ये एडल्ट वाली डिजीज, ये लार्वल डिजीज नहीं है। वरना हमने देखा सिस्टिक सर्कस लार्वा जो ही बॉडी में आता विदाउट अटेनिंग मैच्योरिटी, वो वहीं पे डिजीज स्टार्ट करता नहीं। सिस्टिक सर्कस लार्वा जब ह्यूमन के बॉडी में पहुंचता है, वहां पहले वो अटेन करता है मैच्योरिटी, वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है, फिर डिजीज क्रिएट करता है। तो यहां पे डिजीज कौन करता है? एडल्ट। तो दैट मीन्स जो लार्वल स्टेज है वो कहां पे होता है? सेकेंडरी होस्ट में। लेकिन जो मैच्योरिटी है वो कहां पे अटेन होती है? मैन में। मैन इज प्राइमरी होस्ट एंड जो सेकेंडरी होस्ट है वो कौन है? वो चाहे काउ है या कैटल है या वो चाहे पिग है, वो माने जाते हैं सेकेंडरी होस्ट। और यहां एडल्ट में आके ये क्या करता है? डिजीज। ये इसका लाइफ साइकिल था, ये इसके सिम्टम्स मैंने पढ़ा है। अब ध्यान से सुनिए, जब ये एडल्ट कहां पहुंचा ह्यूमन बॉडी में,
वहां पे डिजीज करता है। इसको पता चलता है कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम से रहा हूं, मैंने अपनी कॉलोनी को बहुत बनाया है, अब इसको लगता है कि जो होस्ट है वो रेजिस्टेंस शायद डेवलप करेगा या होस्ट को खतरा है। पैरासाइट कभी नहीं चाहता कि उसकी होस्ट की मौत हो, क्योंकि अगर होस्ट की मौत हो तो पैरासाइट की भी मौत हो जाती है। तो जो एडल्ट है ये वहां पे ले करता है एग्स, जब ये एग्स ले करता है तो वो एग्स बॉडी के बाहर आ जाता है और दूसरे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करता है। इस तरह से इसका लाइफ साइकिल चलता है। क्लियर? सो दैट वाज। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, हमें प्रिवेंशन कैसे करना, हाउ कैन वी सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ ड्रेडफुल डिजीज। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब भी कहीं पे मीट खाएंगे तो हमें मीट को पूरी तरह से अच्छी तरह से फ्राई करना चाहिए। देखिए हम अपनी कश्मीर की बात करें, हम यहाँ पे ज्यादातर मीट को फ्राई करते हैं। तो जैसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट, हमें मीट को बहुत ज्यादा हमें क्या करना, स्टीम करना चाहिए, बॉयल करना चाहिए। तो जब उसको बहुत ज्यादा बॉयल करेंगे हॉट वाटर से, तो इसमें चांसेस क्या है कि जो हीट है, हॉट वाटर है, वो मसल के अंदर पहुंचे, उससे लार्वा जो है, उस मसल के अंदर जो सिस्टिस सर्कस लार्वा है, उसकी मौत हो सकती है। और उसके बाद जब हम उसको ऑयल पे फ्राई करेंगे, हमें उसको बहुत ज्यादा फ्राई करना चाहिए। हमें इंश्योर करना चाहिए कि हॉट ऑयल और जो हीट है वो मसल के अंदर पहुंच जाए। उससे क्या होगा, जो मसल के अंदर है जो भी पैथोजेंस है उनकी मौत होगी। और सेकंड हमें क्या करना, जैसे हम बारबेक्यूज करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवॉइड बारबेक्यूज, क्योंकि बारबेक्यूज हमेशा इंसान के एलिमेंट्री कैनाल के लिए हार्मफुल है। और बहुत सारे एलिमेंट्री कैनाल इस बारबेक्यूज को अडॉप्ट भी नहीं कर पाते, उनको अक्सर एब्डोमिनल क्रैम्प्स होता है या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। अब अगर किसी को खाने का मन है तो इसे इस तरह से उसको पूरी तरह से अच्छे तरह से उसको हीट करना चाहिए, सो दैट हीट जो है उसके अंदर तक पहुंचे। और जो मीट जो है उसके छोटे छोटे पीसेस होने चाहिए, सो दैट जो हीट है अच्छे से अंदर जाए। क्योंकि कभी कभी मीट के पीस जो बड़े होते हैं, तो जब कोई बड़ा मीट का पीस होता है तो हीट उनके अंदर अच्छे से नहीं जा पाती है। एंड हमें जो ओपन डेफिकेशन वो रोकना चाहिए। देखिए, इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, इंडिया को हम तब तक नहीं कह सकते डेवलप्ड कंट्री जब तक इंडिया में हर एक के घर में क्या होगा, शौचालय। हम कह सकते हैं वहां पे पक्का लेवरट्रीन होगा। ये बहुत लॉन्ग बैक पीटी नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इंडिया को मैं तब तक अमीर या तब तक डेवलप्ड कंट्री नहीं मानूंगा जब तक घर घर हर एक के पास क्या होगा, शौचालय, या जिनको हम कह सकते हैं लेवरट्रीन्स। लेकिन अभी भी रिसेंट गवर्नमेंट जो आई थी 2014 से, जो हमारी यहाँ पे गवर्नमेंट चल रही है इंडिया में, उसने इसका एक अभियान किया था, स्वच्छ भारत अभियान। अगर आपको याद होगा, उसने स्वच्छ भारत अभियान का निर्माण किया था। लेकिन अगेन ड्यू टू करप्शन एंड सो मेनी इश्यूज जो है, हर एक तक ये जो स्कीम है नहीं पहुंच पाती है। लेकिन गवर्नमेंट को और लोगों को भी इंश्योर करना चाहिए कि उनके घर में अगर उनका एक ही कमरा होगा, उन्हें वहां पे पक्का लेवरट्रीन होने चाहिए। क्योंकि पक्का लेवरट्री में क्या है, जब हम डेफिकेशन के लिए जाएंगे, जो फीकल मैटर है वो मिट्टी अंडरग्राउंड चला जाता है, जिसके चांसेस नहीं है फैलने के। और जहां पे भी हमें हो सके कंटेमिनेटेड वाटर हो या कंटेमिनेटेड फूड हो या कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स हो, वी हैव टू इंश्योर कि हमें बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, हमें वॉश करना चाहिए पूरी तरह से वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, एक्सेट्रा। अब आप बोलेंगे सर ये तो सेकेंडरी डिजीज है, यहाँ तो डिजीज होती है मीट से, तो आप क्या बोल रहे हो, कंटेमिनेटेड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को बॉयल करना चाहिए, हमें ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बॉयल करना चाहिए। क्योंकि इसके बाद जो मैं डिजीज लूंगा वो एडल्ट वाली, वो टीनेज डिजीज है, लेकिन वो एडल्ट की नहीं, लार्वल डिजीज है। उसको हम बोलते हैं सिस्टिस सिरकोसिस। यहां ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या है लार्वा का नाम, सिस्टिस सिरकस लार्वा। तो मैंने आपको बोला सिस्टिस सिरकस लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होकर डिजीज करता है, तो वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे लार्वा ही कन्वर्ट हो, लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, वहां पे लार्वा ही डिजीज करता है, जिसको हम बोलते हैं सिस्टिस सिरकोसिस। ये वाली डिजीज प्योरली नॉन वेजिटेरियन है, यानी कि जो पीपल नॉन वेजिटेरियन है, जो मीट खाने वाले लोग हैं, उन्हीं को ये डिजीज होगी। मैं यहां पे लिखता हूं, ये डिजीज होती है किनको, नॉन वेजिटेरियंस को। जो प्योरली वेजिटेरियन है तो उनको ये डिजीज होगी नहीं, क्योंकि जब वो मीट ही नहीं खाएंगे तो ये डिजीज भी नहीं होगी। लेकिन जो हम थर्ड डिजीज पढ़ेंगे, सिस्टिस सिरकोसिस, वो यही डिजीज है, यही डिजीज, इसी डिजीज को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। लेकिन वहां पे लार्वा, सिस्टिस सिरकस लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट होता ही नहीं है, वहां लार्वा ही बॉडी में डिजीज करता है, तो उसको हम बोलते हैं सिस्टिस सिरकोसिस। वो सिरकोसिस, वो लार्वा किस तरह हमारी बॉडी में पहुंचता है, किस तरह डिजीज करता है, वो इसके बाद हम देखेंगे। नाउ वी विल सी द थर्ड डिजीज। Now we will see the third disease.
that is known as cysticercosis. थर्ड है सिस्टिसिरकोसिस। ये डिजीज जो होती है कॉजेटिव एजेंट में लिखूंगा यहां पे, कॉजेटिव एजेंट वो है सिस्टिसिरकस लार्वा। सिस्टिसिरकस लार्वा किस चीज का? ऑफ टीनिया सोलियम या टीनिया सजिनेटा। तो चाहे टीनिया सोलियम हो या टीनिया सजिनेटा हो, उसका जो सिस्टिसिरकस लार्वा है वही ये डिजीज करता है। तो इसी डिजीज को कहते हैं हम सिस्टिसिरकोसिस। और ध्यान से सुनिए, ये वाली डिजीज जो है मैलनी होती है किनको? जो वेजिटेरियंस होते हैं। कैसे? आई विल टेल यू। पहले हम देखें इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। ट्रांसमिशन पहली डिजीज के साथ कनेक्टेड है, आपको अभी ये समझ आ जाएगा, बहुत इजी है, बस थोड़ा ध्यान देना, पेशेंस दिखानी। पढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पेशेंस। आपके अंदर मादा होना चाहिए पेशेंस का। जितनी ज्यादा पेशेंस उतनी ही ज्यादा कामयाब, जितनी कम पेशेंस उतनी कम कामयाब। ये बस फंडा है। देखिए क्या होता है, मैंने अभी आपको बोला कि जिस इंसान को टीनियसिस है, ठीक है, अभी जो हमने सेकंड डिजीज पढ़ी उसी की बात कर रहा हूं मैं। जब किसी इंसान को टीनियस है, उसके बॉडी में टीनिया सजिनेटा या टीनिया सोलियम है, चाहे उसके बॉडी में पोक वर्म है, चाहे उसके बॉडी में बी फॉर्म है, तो क्या होता है, जब वो वर्म्स एग्स देते हैं, एग्स रिलीज करते हैं, और जब ये बंदा जाता है डिफिकेशन के लिए, ओपन डिफिकेशन के लिए, तो जिस इंसान को टीनियसिस है, जब वो ओपन डिफिकेशन के गया, उसके फीकल मैटर में इसके एग्स है। किसके एग्स है? टेप फॉर्म के एग्स पाए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑनकोसिफियस। अभी मैंने बोला, तो जो वो एग्स है, जब वो इस फीकल मैटर के साथ बाहर आ गए, अगर फ्लड्स आते, अगर बाढ़ आ जाती है, बारिशें होती है, तो बारिशें, फ्लड्स इस फीकल मैटर को अपने साथ लेते हैं और इनको मिक्स करता है किनके साथ? वाटर बॉडीज के साथ, उस चीज के साथ जो पानी हम पीते हैं। सपोज हम बात करेंगे, चलो हम कश्मीर में बात करेंगे हायर रीजन्स की, तो हायर रीजन्स पे लोग अक्सर जो है, आपको बहुत पता ही है, बहुत सारे लोग जो चरवाने के लिए जाते हैं अपने कैटल्स को, या बहुत सारे लोग जो रहते हैं कहां पे? हायर रीजन्स में, या बहुत सारे लोग जो जाते हैं हिल स्पॉट्स पे ट्रैकिंग के लिए, किसी और चीज के लिए, क्योंकि वहां पे कच्चा लेबोरेटरी सिस्टम तो है नहीं। अब पहाड़ पे कौन बनाएगा कच्चा लेबोरेटरी सिस्टम? जब ये लोग वहां पे खाने के बाद, क्योंकि लोग तो जब हिली रीजन पे जाते हैं वो पहले अपने साथ खाना लेते हैं, तो जब वो खाना पेट भर के खाएंगे, जिस इंसान को टीनियसिस होगा, जब उसने डिफिकेशन किया, तो उसका जो फीकल मैटर वो पहाड़ पे रहता है, तो वहां पे भी जब बारिश होती है तो फीकल मैटर वहां से उस पानी के साथ आते हैं, उस रेन वाटर के साथ, किसके साथ मिक्स होता है? उस वाटर के साथ जो रनिंग वाटर होता है। तो हमें लगता है रनिंग वाटर क्लीन होगा, लेकिन हमें दिखता भी नहीं इस रनिंग वाटर में क्या होंगे? छोटे एग्स, ऑनकोसिफियर्स। अब जब लोग, अब तीन चीजें मैंने बोली, जो लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, ओपन फील्ड्स में डेफिकेशन करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जब बाढ़ आती है, जब बारिशा होती है, तो वो फीकल मैटर उनको अपने साथ लेके, जो रनिंग वाटर्स होता है या वो पानी होता है जो लोग पीते हैं, चाहे वेल का हो या स्प्रिंग्स का पानी पीते हैं, तो उसके साथ मिक्स होता है। या जो लोग हिली रीजन पे रहते हैं या हिली रीजन में जाते हैं, जब वो वहां पे डिफिकेशन करते हैं और वहां पे बारिशा होती है, तो वो फीकल मैटर किसके साथ? रेन वाटर के साथ मिलकर इस रनिंग वाटर के साथ मिलता है, तो लोग इस पानी को पीते हैं। उनको लगता है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट वाटर है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन उनने जब ये पानी पिया, ये कंटामिनेट होता है। इस पानी में ऑनकोसिफियर्स होता है, इस पानी में एग्स होते हैं, इस पानी में टेप फॉर्म के एग्स पाए जाते हैं। क्लियर? या अब कुछ लोग जो है, आपको पता ही है, जो वेजिटेबल्स के साथ काम करते हैं, जो सब्जियों के साथ काम करते हैं, दे वॉश, वो क्या करते हैं? दे वॉश देयर वेजिटेबल्स विद द, वो एक्चुअली वॉश नहीं, पहले वो एक्चुअली ह्यूमन एक्सक्रीटा डालते हैं इन वेजिटेबल्स को। क्यों? क्योंकि इनको पता ही होता है कि जो ह्यूमन एक्सक्रीटा इज अ मैन्यूअर फॉर
किन के लिए? वेजिटेबल्स के लिए। तो अपने वेजिटेबल फील्ड्स में वो रखते हैं एक कच्चा लेबोरेटरी सिस्टम, और जब वहां पे लोगों का गुजर हो, या जब वहां पे डिफिकेशन होती है, या जब वो ह्यूमन एक्सक्रीटा उनको डालते हैं, तो उसके बाद जब वहां पे बारिश होती है, वो अपने पास वहां पे उनका पानी जमा होता है, कुआं उन्हें खोदा रखा होता है, तो जब बारिशें होती है उस कुएं पानी के साथ ये फीकल मैटर्स के साथ मिक्स होता है, इसी पानी के साथ इन वेजिटेबल्स को भी वॉश करता है या फ्रूट्स को वॉश करता है। दैट मीन जब वो कंटेमिनेटेड वाटर से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश करता है, फिर ऐसे उन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाते हैं, उन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे क्या पाए जाते हैं? ये लार्वा। तो अब हमें 3 चीजें पता चला, जब हम कंटेमिनेटेड वाटर पिएंगे, नॉन बॉइल्ड वाटर पिएंगे, उस पानी में जिसमें क्या होंगे? ये टेपवर्म के एग्स होंगे, ऑन्कोसिफियस होंगे, या जब हम वो वेजिटेबल्स खाएंगे जिन्हें हम नहीं धोते, जैसे हम कैरेट खाते हैं, हम जाते हैं सब्जी वाले के पास, वहां पे ऐसे ही कैरेट उठाते हैं, खाते हैं, जब हमने वॉश नहीं किया होगा कैरेट्स को, या जब हमने वॉश नहीं किया होगा वेजिटेबल्स को, तो या हम सैलड खाते हैं और वो अच्छे से, जैसे हम किसी जगह पे सैलड्स लेते हैं, वो सैलड अच्छे से धोए हुए नहीं, प्रॉपर इनको वॉश नहीं किया, तो उन पे पाया जाता है ये टेपवर्म के एग्स या ऑन्कोसिफियस। या कुछ लोग क्या करते हैं, वो फ्रूट्स ऐसे ही खाते हैं, उन फ्रूट्स पे पाया जाता है ये ऑन्कोसिफियस या एग्स। तो इस तरह से ये एग्स डायरेक्टली कहां पे आ गया? बॉडी में। इस वक्त ध्यान से सुनिए, नॉर्मली इससे पहले क्या होता था, जो सेकेंडरी होस्ट है, कैटल या काउ है, वो पहले इनको खाता था, चाहे वो वेजिटेबल्स को खाता, चाहे वो ग्रास को खाता, तो वो या पानी पीता, तो पानी पीने के बाद जब कोई सपोज पिग या कैटल, जब वो एक कंटेमिनेटेड वाटर पीता, तो उसके बॉडी के अंदर दाखिल होते थे एग्स, या जब वो ग्रास खाते थे, उस ग्रास पे होते थे ऑन्कोसिफियस एग्स, तो उनके बॉडी में दाखिल होते। तो यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट आता है, लेकिन अब यहाँ पे सेकेंडरी होस्ट की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली जो है वाटर पिया हमने। तो जब वो वाटर पिया, जब हमने वेजिटेबल्स खाए, जब हमने फ्रूट्स खाए, और वो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और वाटर कंटेमिनेट है, किसकी वजह से कंटेमिनेट है? इन एग्स की वजह से। तो ये एग्स हमारी बॉडी में दाखिल हो गए। जब ये एग्स हमारी बॉडी में दाखिल होते हैं, तो ये एग्स जो है हैच हो जाते हैं, इंटेस्टाइन में ये हैच हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं, और वहां से क्या निकलता है? हेक्साकंथ लार्वा। तो हेक्साकंथ लार्वा की डेवलपमेंट हो जाती है, ये कन्वर्ट होता है सर्केरिया लार्वा में। सर्केरिया लार्वा की और डेवलपमेंट होती है, ये बनता है सिस्टिस सिरकस लार्वा। और ये सिस्टिस सिरकस लार्वा एडल्ट से ज्यादा खतरनाक है। ये फैलता है और पहुंचता है आई में और ब्लाइंडनेस करता है। ये पहुंचता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ब्रेन में, और वहां पे ब्रेन एपिलेप्सी करता है। तो इसकी ये ज्यादा फेटल है एज कंपेयर टू टीनियसिस। जो टीनियस वो इतना ज्यादा फेटल नहीं है, वो वहां पे इतना डेथ चांसेस नहीं है, लेकिन इस केस में ज्यादा चांस है डेथ के, क्योंकि ये फेटल है। ये ब्रेन को डैमेज कर सकता है, इंसान को ब्लाइंड कर सकता है, ये लंग्स को डैमेज कर सकता है, या इवन हार्ट को भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि जो लार्वा है वो कहीं भी पहुंच सकता है। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्रांसमिशन। द लार्वा reaches inside the human body through कैसे? contaminated water, food, fruits, vegetables, इसके थ्रू हमारी बॉडी में ये दाखिल होता है। इसको हम बोलते हैं फीको ओरल रूट। फीको ओरल रूट यानी कि इंसान के फीकल मैटर से निकल के फिर हमारे माउथ में पहुंचता है। सिम्टम्स, जो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर वो तो है ही, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स तो है ही, साथ ही में क्या है, ये आई में पहुंच के ब्लाइंडनेस करेगा, क्योंकि ये लार्वा है, ये एडल्ट तो नहीं है कि कहीं नहीं जा सकता है, ये एडल्ट तो नहीं है मैच्योरिटी अटेन की एक ही जगह बैठेगा, ये तो लार्वा है, कहीं भी जाएगा, क्योंकि छोटा बच्चा है। आप घरों में देखें, जब हमारे घरों में छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, अप 1-2 years old, वो घूमते रहते हैं यहां से वहां, चीजों के साथ उलट फुलट करते हैं, ज्यादा हम जो है वो मेस करते हैं। इसी तरह जो ये लार्वा है, ये हमारी बॉडी में हर जगह घूम के आ जाता है, क्योंकि छोटा है, हर जगह पहुंच सकता है। ब्लाइंडनेस, एपिलेप्सी, epilepsy in brain, lungs, heart, liver,
तो ये इन विसरल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए मोर डेंजरस है देन टीनियस। ये इसके सिम्टम्स है। यहां पे प्रिवेंशन, मुझे यहां पे अब लाइफ साइकिल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइफ साइकिल अभी मैंने आपको पढ़ाया। सिर्फ एक चीज है, यहां पे सेकेंडरी होस्ट नहीं है, बस इट्स ओनली वन डिफरेंस। टीनियस और सिस्टर सिरकस में यही डिफरेंस है, देयर इज नो सेकेंडरी होस्ट। इन टीनियसिस वहां पे सेकेंडरी होस्ट होता है, सिस्टर सर्कल लार्वा अटेन करता है मैच्योरिटी कहां पे, सेकेंडरी होस्ट में। उसके बाद जब हम मीट खाते हैं, रॉ मीट खाते हैं, तो सिस्टर सर्कस लार्वा एडल्ट अटेन करता है इंटेस्टाइन में, इसलिए वहां पे जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। लेकिन यहां पे क्या है, जब हम कंटेमिनेटेड वाटर, फूड या फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेते हैं, तो लार्वा जो है अटेन, जो लार्वा जो एग्स हैच होते हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी में होते हैं, और जहां पे लार्वा हो जाता है तो वो लार्वा घूम के कहीं भी पहुंच सकता है। उसके बाद ये लार्वा अटेन करेगा मैच्योरिटी, लेकिन ये पहले तब तक उसने डिस्कशन किया होता है। प्रिवेंशन, देखिए प्रिवेंशन में क्या है, सबसे पहले जब भी हमें पानी पीना चाहिए, वी शुड ड्रिंक ऑलवेज बॉइल्ड वाटर। हम पानी, चाहे वो कोई भी पानी हो, वी शुड बॉइल इट। हमें इसमें रिस्क नहीं लेना चाहिए मिनरल वाटर है ये हमारी स्प्रिंग वाटर नहीं, जो भी पानी है वी शुड बॉइल इट। फर्स्ट बॉयल किया, उसमें ठंडा कीजिए इसको, नो प्रॉब्लम, लेकिन बॉयल कीजिए। सेकंड, हमें जो भी फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी हम लाते हैं मार्केट से, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, फर्स्ट वी शुड वॉश इट। हमें इसको इतना ज्यादा वॉश करना चाहिए, बॉयल मतलब हमें गर्म पानी में इसको बॉयल और वॉश करना चाहिए, ये सेकंड। थर्ड, जो हम जाते हैं रेडे पे, जो होता है बाहर मार्केट में, हमें ओपन वेंडर्स होते हैं, उनके जो खाना होता है कोई चीज, वो हमें ऐसे ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो भी कंटेमिनेटेड हो सकता है। क्लियर। और सबसे मेन चीज, हमें अपने सराउंडिंग को इतना ज्यादा हो सके क्लीन रखना चाहिए। क्यों क्लीन रखना चाहिए? क्योंकि सराउंडिंग में जब ये ओपन डेफिकेशन होती है या फीकल मैटर होता है, वो मिक्स होता है पानी के साथ, और वो हमारी बॉडी में बाय वन वे और अदर वे दाखिल हो सकता है। लेकिन जिसको ये डिजीज होगी उसको क्या होगा? उसके लिए तो ट्रीटमेंट है एंटी हेलमिंथिक डिजीज, एंटी हेलमिंथिक डिजीज। So that was disease number 3, cysticercosis. अब हम पढ़ेंगे डिजीज नंबर 4। लेकिन ये जो 3 डिजीज थे ये प्लेटेहेलमिंथिक डिजीज थे। अब हम पढ़ेंगे निमेटेहेलमिंथिस के 4। तो अब हमने 3 डिजीज पढ़े, ये तीनों प्लेटेहेलमिंथिस डिजीज थे, फ्लैट वर्म्स के। अब हम डिजीज देखेंगे, डिजीज ऑफ राउंड वर्म्स। तो डिजीज नंबर 4, एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस ये डिजीज जो है इट्स अ राउंड वर्म डिजीज, निमेटेहेलमिंथिक है, और ये क्या हमको बोलते हैं एस्केल्मिंथीज। तो पहले देखेंगे कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट कौन है इसका? वी नो इट वेरी वेल, एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स। एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स ये इसका कॉजेटिव एजेंट है, ठीक है। ये जो पैथोजन है ये मोनोजेनेटिक है, मोनोजेनेटिक यानी कि इसका एक सिंगल होस्ट है और वो सिर्फ हम है, सारी डिजीज सिर्फ इंसानों के लिए। अब हम देखेंगे ट्रांसमिशन, ये डिजीज कैसे हमारी बॉडी में पहुंचती है, यानी कि जो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स है ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचते हैं। ध्यान से सुनिए, जो एस्कैरिस लम्ब्रिकॉइड्स है इसके जो एग्स होते हैं उनको हम बोलते हैं जो एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जिसमें होता है सेकंड स्टेज जुवेनाइल। सेकंड स्टेज जुवेनाइल, ध्यान से सुनिए, एग्स जिन्हें हम बोलते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग्स, जो जिसमें होता है सेकंड स्टेज जुवेनाइल, जब वो होगा किसी पानी में या हमारे फ्रूट्स पे या हमारे वेजिटेबल्स पे, और जब वो हमारे बॉडी में दाखिल होगा तो वो स्टार्ट करेगा हमारी बॉडी में डिजीज। तो ध्यान से सुनिए, व्हेन वी ड्रिंक वाटर और ईट फूड, fruits, vegetables contaminated with the second stage juvenile or embryonated egg, तो उसी से हमारी बॉडी में ये डिजीज होती है। अगर ये हमारे बॉडी में दाखिल नहीं होगा तो फिर ये डिजीज नहीं होगी। तो एस्कैरियासिस डिजीज सिर्फ तब होगी जब बॉडी में क्या दाखिल होगा? एम्ब्रियोनेटेड एग्स कंटेनिंग सेकंड स्टेज जुवेनाइल। ध्यान से देखिए, व्हेन a man drinks or eats food, fruits, vegetables contaminated, किससे है?
इस वजह से कंटामिनेट हुआ है, कंटामिनेटेड विद, शाबाश, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स, या हम सीधे कह सकते हैं सेकंड स्टेज जुवेनाइल। जुवेनाइल वर्ड हम उनको यूज करते जो छोटे बच्चे होते हैं, तो ये आपको लर्न करना होगा बाय हार्ट। तो यहां पे जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल है या एम्ब्रियोनिक एग है, जब ये हमारे बॉडी में दाखिल होगा तभी एस्कैरियोसिस होगा। तो मैं इसका पहले आपको बोलूंगा इसका लाइफ साइकिल, उसके बाद इसके सिम्टम्स। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल तो ध्यान से देखिए। जब एक ह्यूमन, एक हेल्दी ह्यूमन जिसके बॉडी में एस्कैरियस होगा, वो ले करेगा एग्स। देखिए कैसे, एक हेल्दी ह्यूमन है, उसको एस्कैरियसिस है, तो वो जब ओपन डेफिकेशन के लिए जाता है तो उसने रिलीज किए जो फीकल मैटर है, उस फीकल मैटर में क्या पाए जाते हैं, एग्स पाए जाते हैं। तो वो जो एग्स होते हैं वो कौन से एग्स होंगे, उसमें हम एक और नाम देते हैं, जो एग्स है रिलीज्ड विद फीसेस। फीकल मैटर के साथ जो एग्स रिलीज हो जाते हैं, ये एग्स बाहर आके क्या हो जाते हैं, हैच, हैचिंग होती है इनकी, ये हैच हो जाते हैं और दे रिलीज लार्वा, जिसे हम बोलते हैं रैबिडिफॉर्म, रैबिडिफॉर्म लार्वा, रैबिडिफॉर्म लार्वा। और इसका एक और नाम है फर्स्ट स्टेज लार्वा, जुवेनाइल, सॉरी, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। तो ध्यान से सुनिए, जब एक ह्यूमन जो है, एक एडल्ट जो है, उसके बॉडी में इंफेक्शन है, एस्कैरियोसिस है, वो गया ओपन डेफिकेशन के लिए, इजेशन के लिए, उसका जो एक्सक्रीशन हुआ, उसका जो इजेशन हुआ फीकल मैटर, उसके फीकल मैटर में एग्स है, वो एग्स जब बॉडी से बाहर आ जाते हैं, उनकी हैचिंग हो जाती है, उनसे रिलीज होते हैं रैबिडिफॉर्म लार्वा, या जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल। सो प्लीज लर्न दिस बाय हार्ट। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल ऑफ एस्कैरिस लम्ब्रिकोइड्स, दैट्स अ रैबिडिफॉर्म लार्वा। और याद रखिए, जब ये फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल रिलीज होता है तो इसकी फर्स्ट मोल्टिंग भी होती है, फर्स्ट मोल्टिंग। तो दैट मीन जब ही एग्स हैच होंगे, उनसे रिलीज होगा फर्स्ट जुवेनाइल, उसकी फर्स्ट मोल्टिंग भी होती है। उसके बाद ये फर्स्ट स्टेज इसमें कन्वर्ट होगा सेकंड स्टेज जुवेनाइल, और इसका एक और नाम है एम्ब्रियोनेटेड एग्स, एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल है, जब ये दाखिल होगा बॉडी में, सेकंड स्टेज जुवेनाइल कहां जाएगा, हमारे बॉडी में दाखिल होगा थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अभी मैंने बोला कि जब एक इंसान, जब ये जो है सेकंड स्टेज जुवेनाइल है या एम्ब्रियोनिक एग्स, जब ये मिक्स होंगे पानी के साथ, जब ये फ्रूट्स पे होंगे, वेजिटेबल्स पे होंगे, या किसी खाने में होंगे, तो जब एक इंसान ये चीज खाएगा, यानी कि जो इंसान कीचड़ के साथ, मड के साथ, सॉइल के साथ खेलता है, या जो लोग अक्सर फील्ड्स में काम करते हैं और ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज करते हैं वहां पे, उसमें जब सेकंड स्टेज जुवेनाइल होंगे, या कुछ लोग उनके नेल्स लंबे होते हैं, एंड देन दे वर्क इन द सॉइल, दे वर्क इन द फील्ड्स, दे वर्क इन सम, जहां हम कहते हैं नॉन हाइजीनिक एनवायरनमेंट में, जब वो ह्यूमन एक्सक्रीटा यूज करते हैं फॉर फीड्स, फॉर दीज वेजिटेबल्स, प्लांट्स और फ्रूट्स के लिए, तो वहां पे क्या होता है, उसमें जो उस ह्यूमन एक्सक्रीटा में सेकंड स्टेज जुवेनाइल होगा, जो इनके नेल्स में होता है, क्योंकि वो हाथ तो धोते हैं लेकिन उनके नेल जो क्लीन नहीं होते हैं। अब जब वो खाना खाएंगे तो ये जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल उनके बॉडी में दाखिल होगा। या कुछ लोग ऐसा कंटेमिनेटेड वाटर पीएंगे जिसमें सेकंड स्टेज जुवेनाइल होगा या एम्ब्रियोनिक एग होगा, तो उसके बॉडी में दाखिल होगा। कोई ऐसे ही अपने फील्ड में गया, वहां पे सब्जी है, वहां पे कैरेट है, ऐसे कैरेट को उठाया खाया, कोई मूली खाई, तो उस पर सेकंड स्टेज जुवेनाइल होता है, तो उसके बॉडी में दाखिल होता है। तो जब ये सेकंड स्टेज जुवेनाइल एम्ब्रियोनिक और एम्ब्रियोनिक एग हमारे बॉडी में दाखिल होता है थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, तो ये कहां पहुंचेगा, इंटेस्टाइन में, रीच
रीच इंटेस्टीन। तो ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा हमारे इंटेस्टीन में। जब ये इंटेस्टीन में पहुंचा, ध्यान से सुनिए, जब ये इंटेस्टीन में पहुंचा तो ये जो सेकंड स्टेज जुवेनाइल है या एम्ब्रियोनिक एग है, ये ब्रेक करता है वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि ये म्यूकोजा को ब्रेक करता है। ये म्यूकोजा को क्या करता है? ब्रेक। तो जब ये म्यूकोजा को ब्रेक करेगा तो म्यूकोजा के नीचे जो होता है वहां पे होता है ब्लड वेसल्स, ये उन्हीं में दाखिल होता है। तो ब्लड वेसल के जरिए ये कहां पहुंचता है? ये पहुंचता है लंग्स में। रीच इंटेस्टाइन एंड crosses the wall, crosses the wall, और पहुंचा कहां पे? Reach lungs alveoli। ये कहां पहुंचा? ये पहुंचा लंग्स के एल्वियोल में। थ्रू कैसे? थ्रू ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड के जरिए कहां पहुंचा? लंग्स एल्वियोली में। ध्यान से सुनिए, जब ये कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर या कंटेमिनेटेड फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमने खाए, जिसमें सेकंड स्टेज जुवेनाइल या एम्ब्रियोनिक एग है, ये इंटेस्टीन में पहुंचता है। जब ये इंटेस्टीन में पहुंचा तो ये वहां पे क्रॉस करता है इंटेस्टिनल वॉल को और पहुंचता है ब्लड वेसल में, और ब्लड वेसल के जरिए कहां पहुंचा? इनटू द लंग्स एल्वियोली। जब ये लंग्स एल्वियोली में पहुंचता है तो इसका वहां पे सेकंड स्टेज से इसमें कन्वर्ट होता है, इसकी और डेवलपमेंट होती है, ये कन्वर्ट होता है थर्ड स्टेज जुवेनाइल, थर्ड स्टेज जुवेनाइल, और इसकी वहां पे होती है थर्ड मोल्टिंग भी होती है इसकी, सॉरी सेकंड मोल्टिंग होती है, सेकंड मोल्टिंग, सेकंड मोल्टिंग। तो ध्यान से सुनिए, फर्स्ट मोल्टिंग कहां पे हुई? जब एग्स हैच हो गए। सेकंड मोल्टिंग कहां पे होती है? लंग्स के एल्वियोली में। तो लंग्स के एल्वियोली में, यानी कि जब ये इंटेस्टीन के वॉल को पायर्स करके ब्लड के थ्रू लंग्स के एल्वियोली में पहुंचता है, तो इसकी थर्ड स्टेज, इसकी सेकंड मोल्टिंग होती है और ये कन्वर्ट होता है थर्ड स्टेज जुवेनाइल में। और उसी लंग्स में, ध्यान सुनिए, उसी लंग्स एल्वियोली में इसकी फोर्थ स्टेज जुवेनाइल एंड थर्ड मोल्टिंग होती है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि लंग्स में इसकी दो मोल्टिंग होती है, सेकंड और थर्ड मोल्टिंग लंग्स में होती है एल्वियोली में, और थर्ड और फोर्थ स्टेज जुवेनाइल भी कहां पे होते हैं? लंग्स में ही। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। तो इंटेस्टाइन में पहले कोई भी मोल्टिंग नहीं होती है, तो थर्ड मोल्टिंग और सेकंड मोल्टिंग लंग्स के एल्वियोली में। अब फोर्थ स्टेज जुवेनाइल भी कहां बनता है? लंग्स के एल्वियोली में। तो वहां से लंग्स के एल्वियोली से निकल के कहां जाता है? वहां से निकल के जाता है ब्रोंकाई में। आपको पता ही होगा, एल्वियोली से टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, टर्शियरी ब्रोंक्यूल से सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी से ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई से फिर कहां जाता है? देखिए, पहले ये एल्वियोली में होता है, एल्वियोल से एंटर होता है ब्रोंक्यूल्स में, टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, उसके बाद ये प्राइमरी ब्रोंक्यूल, प्राइमरी ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से कहां जाएगा? ट्राइकिया में, ट्राइकिया में, और ट्राइकिया से कहां जाएगा? इनटू फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब ये कहां पहुंचा? हमारे फेरिंग्स में। यहां से बाहर नहीं आता। हाँ, कभी आपने देखा होगा किसी छोटे बच्चे में ये जो लार्वा है, ये जो फोर्थ स्टेज जुवेनाइल है, ये अपना रास्ता भूल जाता है और ये फेरिंग से सीधे आ जाता है ओरल कैविटी में, और कभी बच्चे को लगता है कि कुछ अटक जा रहा है, वो जोर से खांसता है, जोर से खांसता है, उल्टी करता है, उसके बाद ये फोर्थ स्टेज जो है एस्केरिस, ये बाहर आ जाता है, यानी कि फोर्थ स्टेज जुवेनाइल बाहर आ जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, ये फोर्थ स्टेज लार्वा जब ट्राइकिया से ऊपर आके फेरिंग्स में आता है, तो वहीं से गलेट, यानी कि जो ईसोफेगस है, ईसोफेगस की ओपनिंग के थ्रू फिर पहुंचता है कहां पे? इंटेस्टीन में, और पहुंचता है इंटेस्टीन में। जब ये इंटेस्टीन में पहुंचा, ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल है, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, और इसकी वहां पे फोर्थ मोल्टिंग होती है, फोर्थ मोल्टिंग। तो ध्यान से सुनिए, जब ये फोर्थ स्टेज जुवेनाइल या थर्ड मोल्टिंग जो होती है, जब ये निकलता है लंग से या एंटर होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से ट्राइकिया,
ट्राइकिया से फेरिंग्स, और फेरिंग्स से फिर वापस, ध्यान से देखिए, फेरिंग्स से फिर वापस कहां जाता है, ईसोफेगस की ओपनिंग में, ईसोफेगस की ओपनिंग थ्रू गलेट, और कहां पहुंचता है, इंटेस्टीन में। तो इंटेस्टीन में कौन पहुंचा, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, लेकिन वहां पे उसकी क्या होती है, फोर्थ मोल्टिंग। अब ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है, उसके बाद वहां पे फर्टिलाइजिंग करने के बाद ये ले करता है एग्स, और एग्स फिर से ये साइकिल चलाते हैं। सो मैं फिर रिपीट करता हूं कैसा है इसका लाइफ साइकिल। एक ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टीन में जो वेल डेवलप्ड मैच्योर्ड एस्कैरिस होता है वो ले करता है एग्स, वो एग्स रिलीज होते हैं वाया फीसेस, उनकी हैचिंग होती है, तो जो लार्वा वहां रिलीज होता है उसको बोलते हैं रैप्टिफॉर्म लार्वा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल, और उसकी पहली मोल्टिंग होती है उसी वक्त हैचिंग के टाइम। उसके बाद सेकंड स्टेज जुवेनाइल या एम्ब्रियोनिक एग जो है कंटेमिनेटेड फूड, वाटर और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स के थ्रू कहां पहुंचता है, ह्यूमन इंटेस्टीन में। ह्यूमन इंटेस्टीन में पहले क्रॉस करता है वॉल को, और ब्लड के जरिए पहुंचता है लंग्स के एल्वियोले में। जो ही लंग्स के एल्वियोले में पहुंचता है, इसकी होती है सेकंड मोल्टिंग, और इसकी होती है थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज जुवेनाइल कहां पे, लंग्स के एल्वियोले में, लंग्स के एल्वियोले में थर्ड स्टेज जुवेनाइल और सेकंड मोल्टिंग। उसी लंग्स के एल्वियोले में फिर से होती है मोल्टिंग, बनता है थर्ड मोल्टिंग और फोर्थ स्टेज। तो लंग्स में दो स्टेज होते हैं इस एस्कैरिस लार्वा के, क्या क्या, एक तो थर्ड स्टेज जुवेनाइल और फोर्थ स्टेज जुवेनाइल। थर्ड स्टेज जुवेनाइल, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल लंग्स में अटेन होता है, सेकंड मोल्टिंग और थर्ड मोल्टिंग भी कहां पे होता है, लंग्स के एल्वियोले में। उसके बाद ये एल्वियोले से एंटर होके ब्रोंकियोल्स, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी ब्रोंकियो, उसके बाद एंटर होता है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से एंटर होगा ट्राइकिया में, ट्राइकिया से ऊपर आके कहां गया, फेरिंग्स में। कभी कभार ये रास्ता भटक जाता है तो वहां पे अटक जाता है, तो इरिटेशन की वजह से लोग ये मुंह से बाहर आ जाता है। नॉर्मली ये क्या करता है, फेरिंग से निकल के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस की जो ओपनिंग है उसे बोलते हैं गलेट, उसी के थ्रू एंटर होता है ईसोफेगस और पहुंचता है इंटेस्टीन में। जब ये इंटेस्टीन में पहुंचा, वहां पे फोर्थ स्टेज और फोर्थ मोल्टिंग होती है। तो ध्यान से सुनिए, फोर्थ मोल्टिंग कहां पे होती है एस्कैरिस की, इंटेस्टीन में, और उसके बाद ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है और ले करता है, इस तरीके से अपना ये लाइफ साइकिल कंटिन्यू करता है। अब ध्यान से सुनिए, अब इसके बाद हम देखेंगे इसके सिम्टम्स। ये इसका लाइफ साइकिल था, सिम्टम्स। मैं इसके सिम्टम में एक ही चीज लिखूंगा जो आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया 3 ईयर्स में, इंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स। क्या होता है, ये एब्डोमिनल क्रैम्प्स करता है, इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट होता है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होती है, और ऐसा अजीब सा लगता है कि फिल्ड एब्डोमेन है। तो मूवमेंट, इंसान जब खाने के लिए जब थोड़ा बहुत खाना खाता है उसको लगता है कि उसका पेट भर गया, ठीक है। और ये सक करता है, ये प्रोटीन डाइजेशन में डिस्टर्बेंस करता है, ये प्रोटीन को पूरी तरह अच्छे से डाइजेस्ट नहीं करने देता है, और ये इंटेस्टाइन का पूरा फ्लूइड जो है सबस वो खाता है, जिसकी वजह से इंसान जो है वीक होता है, कमजोर होता है। इसके कुछ टॉक्सिक सबस्टेंस ये रिलीज करता है, जिनकी वजह से एलर्जी होती है, जिनकी वजह से अजीब जो स्किन में व्हाइट स्पॉट्स प्रोड्यूस होता है, इरिटेशन होते हैं, एलर्जिक रिएक्शन होती है बॉडी में, उसकी वजह से होता है। और अक्सर इंसान को कॉन्स्टिपेशन होती है, यहां से खाता कुछ भी नहीं है लेकिन यहां से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये ब्लॉक करता है इंटेस्टाइन्स को, और कभी कभी ये अल्सरेशन भी कर सकता है। इसके लिए ये इसके सिम्टम्स थे। प्रिवेंशन में ध्यान से सुनिए, प्रिवेंशन इसका इंपॉर्टेंट याद रखिए। देखिए, प्रिवेंशन में हमें इंपॉर्टेंटली एक चीज याद रखना चाहिए कि आपको पता ही है कि हमें हर 3 महीने में छोटे बच्चों को इसकी एक मेडिसिन देनी चाहिए। एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देते हैं हर 3-3 महीने के बाद। तो 3-3 महीने के बाद जो ड्रग्स देने चाहिए छोटे बच्चों को। और जो एडल्ट्स है, जहां तक मुझे याद है, मुझे एक टीचर ने कहा था, एक ड्रग आता है, इसका नाम है जेंटल। जेंटल जो है एक मेट्रॉन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है, मेट्रोनिडेजोल। ये ड्रग है, इसे बोलते हैं एंटी हेलमिंथिक ड्रग कहते हैं, इसे बोलते हैं डीवर्म ड्रग। डीवर्म ड्रग कहते हैं, चाहे एडल्ट हो कोई भी हो, साल में एक ड्रग ये लेना चाहिए। मुझे याद है एक टीचर ने कहा था मुझे कि जब आपका बर्थडे हो, बर्थडे पे अपने केक के साथ ये एक टेबलेट भी ले लो दूध के साथ, यानी कि दूध में क्या डालिए, जेंटल उठा लीजिए, और नेक्स्ट बर्थडे जब होगा तब, यानी कि ईयर में एक बार ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के इंटेस्टाइन में बहुत सारे हेलमिंथिक वर्म्स होते हैं, और इंसान आज उस एनवायरनमेंट में होता है जहां इन्फेक्टेड चीजें ज्यादा है, तो बाय वन वे और अदर में कभी कभी हमारे बॉडी में दाखिल हो सकता है। तो जब ये हमारे बॉडी, क्योंकि हम थ्रू आउट द लाइफ तो बॉइल्ड वाटर तो पीते नहीं है,
तो कभी भी हमारे बॉडी में दाखिल होगा तो व्हाट विल डू, जब हम ये ड्रग लेंगे, ये जो भी हमारे बॉडी में वर्म्स होंगे उनको किल करेंगे, उनको रिमूव करेंगे। और ध्यान से सुनिए, कभी जब हम ड्रग्स लेते हैं हमें लगता है कि हमारी फीकल मैटर में एस्कैरिस होगा, नहीं, या हमारे फीकल मैटर में कोई वर्म होगा, नहीं। एक्चुअली उस फीकल मैटर में ये एक्चुअली किल करता है जेंटल, क्योंकि हम जो एडल्ट्स होते हैं वो इम्यूनिटी में स्ट्रांग होते हैं, तो वो किल करता है उन वर्म्स को इंटेस्टाइन के अंदर ही। लेकिन हाँ, जो उनके एग्स हैं उनको रिमूव करता है थ्रू फीकल मैटर, सो दैट जो इंटेस्टाइन है उसको क्लीन करता है। सो ये लेना। इसके अलावा एल्कोपार भी एक ड्रग आता है, एल्कोपार या चीनोपोडियम ऑयल, चीनोपोडियम ऑयल, ये भी इसके साथ एक ड्रग लेते हैं, ठीक है। तो दीज आर द, ये ट्रीटमेंट है किसका, एस्कैरिस का या अदर हेलमिंथिक डिजीज का। ये इसका साइकिल और सिम्टम्स मैंने आपको बोले। दैट वाज ऑल अबाउट द एस्कैरिस। अब हम एक और डिजीज रीड करेंगे जिसका नाम है फ्लैरियसिस। Now, disease number 5, that is elephantiasis, या इसे हम बोलते हैं फ्लैरियसिस भी। एलिफेंटिएसिस या फ्लैरियसिस, हम इसे एलिफेंटिएसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये डिजीज है इसमें चाहे लिम्ब्स हो, स्पेशली द लोअर लिम्ब्स, ये बिल्कुल इतनी स्वेलिंग होती है, उसमें इतनी जेंट साइज की दिखती है, जैसे लगती है कि एक ये हाथी के पैर के जैसे की है, हाथी के जैसे की टांग हो जाती है। इस डिजीज का नाम पड़ा एलिफेंटिएसिस। क्यों फ्लैरियसिस, क्योंकि इसके जुवेनाइल को हम बोलते हैं फ्लेरियल वर्म। तो ध्यान से देखिए, पहले कॉजेटिव एजेंट, कॉजेटिव एजेंट क्या है, वुकेरेरिया, वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। ये ऑल ओवर वर्ल्ड जो है ये स्पीशीज है वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई। इंडिया में एक और है वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, वुकेरेरिया मलाई, मलाई रस मलाई, वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड वुकेरेरिया मलाई, ये दो स्पीशीज है जो एलिफेंटियस करते हैं। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वुकेरेरिया बेनक्रॉफ्टाई, लेकिन जो इंडिया में वहां पे एक और स्पीशीज है वुकेरेरिया मलाई। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, कॉजेटिव एजेंट। अगर आपका क्वेश्चन आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉज एलिफेंटियसिस, और दोनों ऑप्शन दिए हैं ए एंड बी, तो आपको दोनों को लॉक करना है। अब अगर ऐसा आया होगा ऑप्शन ए में वुकेरेरिया, बी में मलाई, सी में कोई और, डी में कोई और, फर्स्ट ऑप्शन इज फर्स्ट प्रेफरेंस बेनक्रॉफ्ट है। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए होंगे, यानी कि सी ऑप्शन ऐसा होगा बोथ ए एंड बी, तो दोनों को लॉक करना है, ये याद रखिएगा। तो पहले हम देखिए ट्रांसमिशन, ये डाइजेनेटिक है, जो डिजीज है ये डाइजेनेटिक है, डाइजेनेटिक है, यानी कि ये अपनी जिंदगी दो इंसानों में, दो लिविंग ऑर्गन में कंप्लीट करता है। पहला प्राइमरी होस्ट जो है वो है मैन, और जो सेकेंडरी है वो कौन है, सेकेंडरी होस्ट वो है फीमेल क्यूलेक्स, एक इंसेक्ट है फीमेल क्यूलेक्स। तो उसके बाइट की वजह से ये डिजीज होती है। तो ध्यान से देखिए, सेकेंडरी होस्ट क्यूलेक्स, प्राइमरी होस्ट मैन। जिस तरह हमने पढ़ा मलेरिया, उसी तरह से जो एक फीमेल क्यूलेक्स है, जब ये बाइट करती है, ये इंजेक्ट करती है सलाइवा अपना, तो जब ये सलाइवा डालते हैं उस सलाइवा में एक फ्लेरियल वर्म होता है, माइक्रोफिलेरिया। तो वो माइक्रोफिलेरिया हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, हमारे लिम्फेटिक वेसल में दाखिल होता है। तो ट्रांस में देखिए, ड्यू टू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स, ड्यू द बाइट ऑफ क्यूलेक्स, क्या रिलीज इंजेक्ट, जब क्यूलेक्स बाइट करती है तो वो क्या रिलीज करती है, मनी फिलेरियल लार्वा और रिलीज्ड इनटू द ब्लड।
तो जब एक क्यूलेक्स आती है उसके सलाइवा में होता है एंटीकोगुलेंट, जब वो बाइट करती है तो वो अपना एंटीकोगुलेंट डालती है किसमें, इसमें ब्लड में, यानी कि अपना सलाइवा डालती है, क्योंकि सलाइवा में उसका एंटीकोगुलेंट होता है। तो उसी सलाइवा में माइक्रोफिलेरियल लार्वा होते हैं, माइक्रोफिलेरियल लार्वा जो हमारे ब्लड में दाखिल होके, चूंकि ये बहुत छोटे होते हैं ये माइक्रोफिलेरियल लार्वा, तो ये हमारे ब्लड से पास ऑन होके कहां जाते हैं, लिम्फेटिक वेसल में, इनटू द ब्लड, फ्रॉम ब्लड the larva reaches into lymphatic vessel and stays there. तो कहां पहुंचा, ब्लड से निकल के ये लार्वा कहां पहुंचता है, लिम्फेटिक वेसल में। तो मैं फिर रिपीट करना चाहता हूं कैसा इसका ट्रांसमिशन है। पहले क्यूलेक्स आता है, वो बाइट करता है, एक इन्फेक्टेड क्यूलेक्स उसके माउथ में, उसके सलाइवा में इन्फेक्टेड होते हैं माइक्रोफिलेरियल लार्वा। जब वो बाइट करती है तो वो डालती है सलाइवा, उसी सलाइवा में एंटीकोगुलेंट, उसी सलाइवा में माइक्रोफिलेरियल लार्वा होते हैं। तो ये लार्वा ब्लड में पहुंच के कहां पहुंचते हैं, लिम्फेटिक वेसल में। और लिम्फेटिक वेसल में पहुंचने के बाद इनकी मैच्योरिटी अटेन होती है, कि दे अटेन दियर मैच्योरिटी दियर। तो जब ये मैच्योरिटी अटेन करते हैं तो ये इनका साइज बढ़ जाता है, तो ये अब बाहर नहीं निकल सकते, लिम्फेटिक वेसल से अभी बाहर नहीं आ सकते। जितनी इजी आसानी के साथ ये ब्लड से लिम्फेटिक वेसल में आए, उतनी आसानी के साथ अभी लिम्फेटिक वेसल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि वंस दे मूव फ्रॉम ब्लड टू लिम्फेटिक वेसल दे अटेन मैच्योरिटी। अब ये अटेन करते हैं स्टेज, इनकी जो है मोल्टिंग होती है, तो ये मैच्योरिटी अटेन करते हैं, एडल्टहुड स्टेज करते हैं, अब ये बाहर नहीं आ सकते हैं, सो दे स्टे दिया। तो जब ये रहते हैं कहां पे, लिम्फेटिक वेसल में, तो ये लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से दे अटेन मैच्योरिटी कहां पे, इनसाइड द लिम्फेटिक वेसल, lymphatic vessel, and शाबाश, they attain maturity inside the lymphatic vessel, and उसके बाद क्या होता है, शाबाश, and blocks lymphatic vessel या सिंपली lymph। ये लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ को क्या करते हैं, ब्लॉक। तो जब उनने लिम्फेटिक वेसल को ब्लॉक किया, उस वजह से जो वो एरिया है, सराउंडिंग एरिया है, वो स्वेलअप हो जाता है, उसकी स्वेलिंग होती है, वो इंक्रीज होता है साइज में, एंड दैट पर्टिकुलर ऑर्गन लुक्स लाइक द ऑर्गन ऑफ एन एलिफेंट, हेंस द नेम एलिफेंटिएसिस। सपोज अगर ये स्क्रोटम में होगा तो स्क्रोटम का साइज बहुत बढ़ जाता है। अगर इसने लोअर लिम्ब्स पे ब्लॉक किया तो लोअर लिम्ब जो होता है, लेग जो होता है, वो साइज में बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, लुक्स लाइक द लेग ऑफ एलिफेंट। इस डिजीज को नाम दिया गया एलिफेंटिएसिस। सिम्टम्स क्या है इस डिजीज के, जो अफेक्टेड ऑर्गन है, जिस एरिया में इंफेक्शन है, उस एरिया लुक्स लाइक द, वो साइज में बढ़ जाता है, स्वेलिंग इन द अफेक्टेड ऑर्गन, especially lower limbs and scrotum। तो जो लोअर लिम्स और स्क्रोटम है उनका साइज बढ़ जाता है, वो स्वेलअप हो जाते हैं, किसकी वजह से, ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक वेसल बाय द फ्लैरियल वर्म्स। इज दैट क्लियर? इसका ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, याद रखिए, नो ट्रीटमेंट, नो क्योर। हाँ, अलबत्ता हम इससे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। प्रिवेंशन इसका क्या है, वी शुड एंश्योर क्लीन एनवायरनमेंट सराउंडिंग। हमें अपने इर्द गिर्द को इतना हो सके इतना क्लीन रखना चाहिए। क्यों क्लीन रखना चाहिए? ताकि वहां पे मस्कीटो की ग्रोथ ना हो, यानी क्यूलेक्स की ग्रोथ ना हो। देखिए, जो स्टैग्नेंट वाटर है, जो पिट्स है, हमें उनको पिट्स को फिल करना चाहिए। हमें जो रेन वाटर वो जमा नहीं होना चाहिए, तो हमें जो है डिस्पोज करना चाहिए रेन वाटर को, बाज़ाब्ता वाटर चैनल्स हो, जिससे थोड़ा ये पानी जो है बाहर आ जाए। जो बाहर के जो कोचू में जो चैनल्स होते हैं, जो हम कह सकते हैं बनाए गए हैं, जो है ये ना
जहाँ से ये रेन वाटर जो है फ्लो बाहर निकलता है, तो वो हमें इंश्योर करना वो क्लीन हो, क्योंकि अगर वहाँ पे वो पानी जमा हो गया तो उस पानी में पैथोजेंस ग्रो करते हैं, उस पानी में वोकेरिया बेनिक्राफ्टा के लार्वे जमा हो जाते हैं, एग्स जमा हो जाते हैं। तो जब क्यूलेक्स उन पर बैठती है तो क्यूलेक्स उन एग्स को खाती है, और क्यूलेक्स के इंटेस्टाइन में स्टमक में एग्स जो है ब्रेक होते हैं, वहां से निकलते हैं लार्वा, और वो लार्वा क्यूलेक्स के बॉडी को पेंट्रेट करके निकलते और पहुंचते कहां पे, इन द सलाइवा, इन द माउथ कैविटी, और जब वो बाइट करते हैं हेल्दी ह्यूमन को तो वो उसमें इंजर्ड करती है अपना ये लार्वा, ये पैथोजन। तो इस तरह ये डिजीज फैलती है। और हमें बाज़ाब्ता यूज करना चाहिए मस्कीटो प्रोपेलेंट्स, हमें नेट्स यूज करने चाहिए, क्रीम्स ऑल आउट एक्सेट्रा। वो शुड एंश्योर कि जो है क्यूलेक्स हमें बाइट ना कर सके, और हमें छोटे बच्चों के लिए अक्सर रखना चाहिए नेट्स, ताकि उनको क्यूलेक्स बाइट ना कर सके। तो इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव मेजर्स है, नो ट्रीटमेंट है। सबसे मेन चीज वी हैव टू कीप आवर सराउंडिंग क्लीन। तो जो हमारा एनवायरमेंट है, जो हमारा घर के इर्द गिर्द एरिया है, उसमें हमें इंश्योर करना चाहिए कहीं पे भी रेन वाटर, मॉनसून वाटर या कोई भी पानी जमा न हो, ताकि उसमें पैथोजेंस की ग्रोथ हो, ताकि उसमें निमेटोड्स की ग्रोथ हो, ताकि उसमें एस्केलमिंथीज की ग्रोथ हो, ताकि वहां पे वोकेरिया बेनिक्राफ्टा पैथोजेंस या लार्वा या उनके एग्स की ग्रोथ ना हो, और वहां पे क्यूलेक्स ना, वहां पे मस्कीटोज की उनके वहां पे जमा न हो जाए, उनकी ग्रोथ ना हो, और वो मस्कीटो जब खाते हैं तो वो हमें बाइट ना कर सके। तो जितना हो सके हमने अपने इर्द गिर्द को क्लीन रखना है, साफ रखना है। वी हैव टू फॉलो प्रिवेंटिव मेथड्स, एंड इंपॉर्टेंटली हमें इंश्योर करना चाहिए सोने से पहले, या जगह हम जिस जगह रहे हैं वहां पे कोई क्यूलेक्स ना हो और हमारे कमरों में ना हो। वी शुड यूज इंसेक्टिसाइड्स, और हमें एक और यूज करना बायो कंट्रोल में, वी शुड यूज फिश, ताकि वो इन लार्विसाइड्स को खाए, जो ये वो कहेगा बेनिक्राफ्टा के लार्वे या पैथोजन या एग्स, तो उनको खाए। और हमें बाज़ाब्ता वो क्रीम्स यूज करना चाहिए ताकि हमें जो बाइट ना कर सके, और हमें नेट्स भी यूज करने चाहिए। बाय दिस वी हैव कंप्लीट। ये आज हमने दो डिजीज पढ़े, हमने नेमेटोहेल्मिंथीज के, एक तो हमने पढ़ा एस्कैरियासिस, दूसरा हमने पढ़ा फिलारियासिस। और प्लेटोहेल्मिंथीज के हमने तीन डिजीज पढ़े, एक हमने पढ़ा शिस्टोसोमियासिस, दूसरा हमने पढ़ा टीनियासिस, थर्ड हमने पढ़ा सिस्टिक सिरकोसिस। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ 5 हेल्मिंथी डिजीज पढ़े। नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिजीज पढ़ेंगे, अभी हेल्मिंथिक और फंगल डिजीज। तो नेक्स्ट क्लास, लास्ट क्लास होगी अबाउट दिस डिजीज, देन वी स्टार्ट विद द एड्स एंड कैंसर, एंड उसके बाद रहता है इम्यून सिस्टम एंड इकोनॉमिक जोलॉजी। तो वो नेक्स्ट क्लास में होगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।